जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपकी टेस्ट सीरीज के ऊपर लगा हुआ था। आपकी टेस्ट सीरीज बन चुकी है, लगभग बनने ही वाली है, उसी पर काम चालू है। इसी के कारण से मैं आपकी जो है क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था 2-4 दिन से। लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू आएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जितने भी एमसीक्यू आदि देना था वो सारे मैंने दे चुके हैं। अब उनकी बारी है बनाने की, तो बनाते रहेंगे। और जैसे ही होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी एक टेस्ट आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। जैसी सारी चीजें क्लियर हो जाती है वैसे ही मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा यूट्यूब पर ही। तो वह टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि वहां से क्या है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे कि जैसे हम पहला टेस्ट देंगे यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट का। फील्ड अटेंडेंट के जो क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं, आप सभी जानते होंगे कि फील्ड अटेंडेंट का जो आपका पेपर रहने वाला है वह अप्रोक्सीमेटली 100 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। और उस 100 अंक के क्वेश्चन पेपर में आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यू जो है सही हो रहे हैं, कितने एमसीक्यू रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी तैयारी का स्तर क्या है, सारी चीजें। तो वो जो टेस्ट आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सभी को टेस्ट देना है ही। उसकी चीजें जो भी रहेगी मैं सारी आपको बताऊंगा कैसे क्या कुछ करना है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वह किया था 30 नंबर का। उसमें आपसे पूछा गया था कि बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। और यह मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। काफी लोगों ने इसका आंसर दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 दिनों तक मनाया जाता है बस्तर का दशहरा। लगभग सभी लोगों को यह पता होगा ही, और पता रहना भी चाहिए, क्योंकि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है। और यह जो क्लास रहने वाली है, लास्ट आपकी जो रहने वाली है क्लास, यह यूट्यूब और आपके एप्लीकेशन दोनों पे रहेगी। इसके बाद में प्रॉपर जितनी भी क्लासेस है आपकी एप्लीकेशन पे ही आएगी। कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पर भी डिस्कस किया करेंगे। तो देखिए, बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है, यह है आपका पहला क्वेश्चन आज का। 31 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महामुक्ति संग्राम और मुक्ति संग्राम दोनों में यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर बस्तर का जो मुक्ति संग्राम कहा जाता है, सबसे पहली बात तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1856 से 57 के बीच में। इसका जो प्रमुख नेता था, लिंगागिरी विद्रोह को ही बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को। और यह कब हुआ था, तो 1856 से लेकर 1857 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे ध्रुवा राव मांडिया। कौन थे? इसके नेता थे ध्रुवा राव मांडिया। यह आपको नाम याद रखना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बस्तर का संग्राम और बस्तर का महान मुक्ति संग्राम दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों जगह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे कहा जाता है भूमकाल विद्रोह को। किसे कहा जाता है? भूमकाल विद्रोह को कहा जाता है। बस्तर का मुक्ति संग्राम तो लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है, लेकिन महान मुक्ति संग्राम की जब भी बात आ जाए तो वह किसे कहा जाता है? भूमकाल विद्रोह को कहा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और महान मुक्ति संग्राम हमने जब बस्तर का इतिहास पढ़ा था तभी यह क्लास डिस्कस की थी। तो जो महान मुक्ति संग्राम है यह कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए यह डेट या यह जो ईयर रहने वाला है। 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह। और इसके जननायक थे गुंडाधुर। कौन थे? जननायक। इसके जननायक कौन थे, तो इसके जननायक थे गुंडाधुर। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो इसके जननायक कौन थे? गुंडाधुर थे। और इसमें आम की टहली और लाल मिर्च का प्रयोग करके संदेश दिया था। तो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भूमकाल विद्रोह, बस्तर का मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्रोह 1859 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साल वृक्षों की कटाई रोकना। क्या था? साल वृक्षों की कटाई रोकना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह आदिवासियों का पर्यावरण बचाने के लिए पहला विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? फर्स्ट विद्रोह था यह, आदिवासियों का पर्यावरण बचाने के लिए। और इसका नारा क्या था? एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर। क्या था? एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर, इसका जो है नारा था। और इसके नेता कौन थे? तो नागुल दुर्ला। कौन थे? इसके नेता का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके नेता कौन थे? तो इनका नाम आ जाएगा यहाँ पर नागुल
दोरला, क्या आ जाएगा, नागुल दोरला जो थे इसके प्रमुख नेता थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बनेंगे, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे है, यह गुंडाधुर को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गुंडाधुर को ही कहा जाता है। भूमकाल विद्रोह जो हुआ था 1910 में, इसमें इनकी वीरता के प्रमुख किस्से आपने सुने होंगे। अगर आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। कहाँ के रहने वाले थे, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो नेतानार के रहने वाले थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन, गुंडाधुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। और बस्तर का जो प्रमुख शहीद है, यह किसे माना जाता है। तो बस्तर का प्रमुख शहीद किसे माना जाएगा। ऑप्शन देखिए आपके क्या है। एक ऑप्शन है आपका गेंद सिंह, बी ऑप्शन है आपका ध्रुवाराम, सी ऑप्शन है आपका वीर नारायण सिंह, और डी ऑप्शन है आपका गुंडाधुर। तो बस्तर का वीर शहीद किसे माना जाता है, वह माना जाता है गेंद सिंह को। किसे माना जाता है, गेंद सिंह को माना जाता है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब गेंद सिंह के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो 1825 के परलकोट विद्रोह के नेता थे गोंद सिंह। किस विद्रोह के नेता थे, परलकोट विद्रोह के नेता थे गेंद सिंह। और 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, 20 जनवरी 1825 को इनको जो है फांसी दे दी गई थी। इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के बारे में जब भी बात की जाए तो वह माना जाता है वीर नारायण सिंह को। किसे माना जाता है, वीर नारायण सिंह को माना जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद जब भी पूछा जाए तो वह क्या आ जाएगा, वीर नारायण सिंह आ जाएगा। और बस्तर का प्रथम शहीद पूछा जाए तो गेंदा सिंह आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या आपको यह पीडीएफ, जैसा मैंने आपको बताया कि 4-5 क्लासेस का ये पीडीएफ है, इसके बाद आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो टेलीग्राम में मिलेगा ही, साथ ही साथ यह जो पीडीएफ रहने वाला है आपको आपकी हर क्लास के साथ साथ आपके एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। तो जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े जरूर जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे हम कंपलसरी जो है आपकी पीडीएफ या कोई भी जानकारी वो आपकी देते ही है। और साथ ही साथ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जितने भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी जरूर कीजिएगा। आप सभी जानते हो कि कोई भी आपको जो है इस लेवल का लोकल जीके नहीं पढ़ा रहा है एनएमडीसी के लिए, मैं आपको प्रॉपर लोकल जीके की क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, प्रॉपर लोकल जीके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखना है, इसके लिए आपको वीडियो क्लास को लाइक भी जरूर करना है। साथ ही साथ अगर आप शेयर कर सकते हो, आपके पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप आदि है या ऐसे कोई लोग जो एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी पता लग जाए, क्योंकि जल्द ही आपका एग्जाम जो है आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दंतेश्वरी मंदिर जो कि कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में है, का निर्माण किस काकतीय शासक ने करवाया था। जो दंतेश्वरी मंदिर है, कौन सा मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है। और दंतेश्वरी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है दंतेवाड़ा का। तो यह जो है काकतीय वंश के शासन काल में बना था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किस काकतीय वंश के शासन काल में करवाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, नाम थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। एक आ जाएगा आपका पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका अन्नम देव, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका रुद्र प्रताप देव, और ऑप्शन डी आ जाएगा आपका प्रवीण चंद्र भांजी देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका अन्नम देव। क्या आ जाएगा, अन्नम देव। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने वारंगल से आकर, कहाँ से आकर, वारंगल से आकर यह जो है दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया था। और यह जो मंदिर है संखनी और डंकिनी नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर है, एक तो नदी है आपकी संखनी नदी और एक नदी है आपकी डंकिनी नदी। तो संखनी और डंकिनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है, तो वह है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर के दशहरा में
काचनी गादी की रस्म कौन निभाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के लोकल जीके के क्वेश्चन आपको स्टेज से पूछे जाना है। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि प्रॉपर जो लोकल कोचिंग में पढ़ाए गए क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन आपसे जो है डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो बस्तर के दशहरा होता है, बस्तर के दशहरा में काचनी गादी की रस्म निभाई जाती है। और यह कब निभाई जाती है या कौन निभाता है? तो यह बेलद जाति की कन्या निभाती है। कौन सी? बेलद जाति की कन्या निभाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बेलद जाति की कन्या जो है काचनी गादी की रस्म निभाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि दशहरा शुरू करने की अनुमति एक छोटी कन्या से ली जाती है, जिस पर देवी काचनी देवी सवार होती है, और यह बस्तर दशहरा की सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है। कौन निभाता है? तो बेलद जाति की कन्या निभाती है, छोटी बच्ची होती है। चलो बी ऑप्शन दो था यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर में रथ चलाने की प्रथा किसने शुरू की थी? हु स्टार्ट द ट्रेडिशनल ऑफ कैरी आउट पीलिंग इन बस्तर? तो बताइएगा, किसने की थी रथ खींचने की प्रथा जो है, रथ चलाने की प्रथा बस्तर में चालू किसने की थी? तो यह की थी पुरुषोत्तम देव ने। किसने की थी? पुरुषोत्तम देव ने की थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बस्तर में रथ खींचने की प्रथा चालू की थी पुरुषोत्तम देव ने। और पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी। कहाँ पर जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी? तो सबसे पहली बात किसकी उपाधि प्राप्त की थी? तो वह की थी रथपति की उपाधि। कहाँ पर जाकर की थी? तो जगन्नाथ जाकर की थी। यह आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। और वहीं से आकर बस्तर में 16 पहियों वाली रथ चलाने की परंपरा है। तो कितने पहिए होते हैं? 16 पहिए होते हैं। 16 पहियों वाली रथ चलाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरलाटा है। किस संभाग में है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा किस संभाग में है? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर या रायपुर? और मैं इसके बारे में बता दूं, इसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर है, सबसे अधिक ऊंचाई है इसकी। यहाँ पर जो है टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भ दे दिया है जो मैंने समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदीराज शिखर की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ नंदीराज पीक्स? तो नंदीराज पीक की हाइट जो है वह कितनी है? अभी हमने क्या देखा था? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा, गोरलाटा की ऊंचाई कितनी थी? तो वह थी 1225। यहाँ पर किसकी पूछी है? नंदीराज की पूछी है। और नंदीराज की कितनी है? तो वह है 1210 मीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी तैयारी कैसी है यही से पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गोरलाटा और वह किस संभाग में आती है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए, छत्तीसगढ़ की जो सबरी नदी है इसका उद्गम स्थल जो है यह क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ की सबरी नदी है, सबरी नदी कोरापुट से निकलती है। कहाँ से निकलती है सबरी नदी? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, कोरापुट। क्या? कोरापुट से निकलती है सबरी नदी। और हमसे पूछा गया है इसका उद्गम स्थल, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कोरापुट कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबरी नदी कोरापुट से निकलती है और सुकमा जिले में बहती है। किस जिले में बहती है? तो सुकमा जिले में बहती है। करेक्ट है, करेक्ट जिला आपको याद रखना है, कौन सा जिला हो जाएगा? सुकमा जिला। सुकमा जिले में बहती है और यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिस पर नौकायन की सुविधा कोटा से कुनवरम तक है। कहाँ तक? कोटा से कुनवरम तक। कहाँ से कहाँ तक है? कोटा से कुनवरम। कुनवरम। अब यह कोटा जो है छत्तीसगढ़ का ही है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में कोई नहीं जाएगा कोटा ढूंढने। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका? कोरापुट, ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता रहना चाहिए, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को। किसको कहा जाता है? इंद्रावती नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल क्या है? मुंगेर पर्वत। कौन सा पर्वत है इसका उद्गम स्थल? मुंगेर पर्वत है इसका उद्गम स्थल। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को।
और इसका जो उद्गम स्थल है वह मुंगेर पर्वत है। मुंगेर पर्वत कहाँ आता है? तो यहाँ आता है उड़ीसा में। कहाँ पर आता है? तो यहाँ आता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में आता है मुंगेर पर्वत। कालाहांडी, जिसको आप कालाहांडी के नाम से भी जानते हो, तो ये कालाहांडी से होता है इसका उद्गम। और यह जगदलपुर के पास से होकर बहते हुए भद्रकाली में गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर? गोदावरी में मिल जाती है इंद्रावती नदी। तो यह आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। जो चित्रकूट जलप्रपात है यह किस नदी पर है? तो यह भी है इंद्रावती नदी पर ही। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह भारत का सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। इसकी जो आप चौड़ाई अगर देखा जाए तो 300 फीट, क्या है? लगभग 300 फीट। इसकी तुलना में अमेरिका के नियाग्रा प्रपात से भी की जाती है। किससे की जाती है इसकी तुलना? अमेरिका के नियाग्रा से भी इसकी तुलना की जाती है। और यह मौसम के अनुसार बदलते भी रहता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह है मुनगा बहार नदी पर। किस नदी पर? मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लोग इसे कांकेर नदी का भी मानते हैं। किस नदी का मानते हैं? कांकेर नदी का भी मानते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह वास्तव में जो है कांकेर की सहायक नदी मुंगना बहार नदी पर है। जो मुंगना बहार नदी है यह किसकी है? तो यह कांकेर की सहायक नदी है। कांगेर नदी की कैसी नदी है? तो सहायक नदी है। कैसी नदी है? सहायक नदी है, ना कि यह कांकेर नदी पर है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 300 फीट खंडों में जलप्रपात माना जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। पहला ऑप्शन आपका 1981 था, लेकिन आपका करेक्ट आंसर आएगा 1982। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, कौन सा? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी लंबाई या इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आ जाएगा 200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर है। और यह पहाड़ी मैना, जैसे कि जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण भी कहाँ कर किया जाता है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही किया जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1982 में। यह क्या है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, इसका संरक्षण भी यहाँ पर किया जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की कौन सी गुफा चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर की ऐसी कौन सी गुफा है जो चूना पत्थर जो होता है इसकी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंटुम बस जो गुफा है इसके लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और इस गुफा की खोज किसने की थी? अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा, यह थे डॉक्टर शंकर तिवारी। कौन थे? डॉक्टर शंकर तिवारी। कौन थे? डॉक्टर शंकर तिवारी। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। और यहाँ चूने की पत्थर की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि स्टेटाक्टाइल और स्टेग्लामाइट बनती है, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, कोटरी नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है परलकोट। क्या है? प्राचीन नाम परलकोट है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोटरी नदी राजहरा की पहाड़ियों से निकलती है और इसे प्राचीन समय में परलकोट नदी के नाम से जाना जाता था। यह इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन क्यों बना? तो यह बना इसीलिए क्योंकि यह इंद्रावती नदी की, कौन सी? इंद्रावती नदी की सहायक नदी है परलकोट नदी। इसी को कहा जाता है कोटरी नदी।
और कहाँ से निकलती है, तो राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बस्तर में घड़वा कला का संबंध किस जिले से है। तो बस्तर में कोंडागांव आपने सुना होगा, कोंडागांव का संबंध है घड़वा कला से। किसका संबंध है, कोंडागांव से। कोंडागांव को ही कहा जाता है शिल्प नगरी। क्या कहा जाता है, कोंडागांव को शिल्प नगरी कहा जाता है, कोंडागांव को ही। और यहाँ पर घड़वा कला प्रसिद्ध है। घड़वा कला में लास्ट वेक्स प्रोसेस मतलब मोम के जो क्षय विधि है इसका उपयोग करके पीतल और कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, कोंडागांव क्या है, घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। इसी को शिल्पग्राम के नाम से भी जाना जाता है और हमने यह डिस्कस किया भी था, शिल्प नगरी या शिल्पग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आमचो बस्तर पर्यटन सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। तो आमचो बस्तर, कौन सा, आमचो बस्तर जो पर्यटन सूचना केंद्र है यह है जगदलपुर में। कहाँ पर है, जगदलपुर में। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जगदलपुर बस्तर संभाग का क्या है, मुख्यालय है। और इसे चौराहों का शहर भी कहा जाता है, जिसे कि राजा रुद्र प्रताप देव ने बसाया था। किसने बनाया था, राजा रुद्र प्रताप देव ने, रुद्र प्रताप देव ने बसाया था। और जगदलपुर को ही कहा जाता है चौराहों का शहर। क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, इसे कहा जाता है चौराहों का शहर। चौराहों का शहर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जगदलपुर को कहा जाता है। और यहीं पर है आमचो बस्तर पर्यटन सूचना केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दोरला जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। तो जो दोरला जनजाति, कौन सी जनजाति, दोरला जनजाति है, यह सुकमा जिले में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, सुकमा जिले में निवास करती है। सुकमा और बीजापुर के कोटा क्षेत्र जो है यहाँ पर दोरला जनजाति पाई जाती है। और कोई विद्रोह में इसी जनजाति के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। घोटलू किस जनजाति का युवा ग्रह है। और हमने घोटलू प्रथा, घोटलू युवा ग्रह के बारे में पहले भी किसी न किसी क्लास में डिस्कस किया ही है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी क्लासेस से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि घोटलू किस जनजाति का युवा ग्रह है। ऑप्शन है आपके बेगा जनजाति, मुड़िया जनजाति, कमार जनजाति या बिरहो जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए क्लासेस लाने में। आप सभी देख रहे होंगे कोई भी एनएमडीसी के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि सब यूथ के बुके होते हैं। अगर मुझे व्यूज ही पाना रहता है तो आप समझ सकते हो कि 1000 लगभग व्यूज आते हैं मेरी एक वीडियो पे, तो उसमें लगभग मुझे $1 भी कंप्लीट नहीं मिल पाता। तो आपको भी वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लेकर आ सकूं। तो जो भी यूट्यूब से जुड़े हो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपकी जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ एनएमडीसी के लिए पर्सनल हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंक्वायरी जानकारी आदि होती है, हम अगर वीडियो ना भी बना पाए तो वहां पर आपको शेयर कर देते हैं, ताकि आप तक वह जानकारी या जो भी नोटिस आती है वह पहुंच जाए। बाकी चीजें भी हम वहां पर आपको बताते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आगे से आपकी जो क्लासेस रहेगी वह आएगी आपकी एप्लीकेशन पे ही, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके कोर्सेज अवेलेबल है। आपके कोर्सेज में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट है, आपकी क्लासेस भी वहाँ पर कंटिन्यूसली अब आती रहेगी। कभी कभी हम यूट्यूब पर भी जो है आपकी क्लासेस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।